हमारा घर, मुसीबतों का दर। बस इस तरह सारा पिंड नीचे को धंस गया। जो बचा वो बाड़ों में बह गया। दादी अपना दायां हाथ उस तरफ हवा में उठा के फिर नीचे को तेजी से ले जाती हुई अक्सर हमें ये वाकया सुनाती। हम दहल जाते। पिंड तो अब भी है। भाइया अब देवी माँ की सुखना जो उतारने जाता है वहां। मैंने कहा, है तो है। अब जो टीला है पहले पिंड वहां होता था, अब तो परली तरफ बस गया है। दादी ने थोड़ा रुक के फिर बताया, तेरे बाबे के गोती नत्थू की औलाद हैं वो सारे टब्बर। तेरे बाबे की एक बहन थी। और तेरे सास सोहरा? तुझे पहले भी टोका है कि बहुत छानबीन न करा कर। उसने मुझे डपट के बिठाने की कोशिश की। माँ, तेरे सोहरे का नाम क्या था? मैंने तरले से पूछा। उसे जैसे इसमें कोई भेद दिखाई दिया। वो अपनी इस उम्र में भी अपने मरहूम ससुर का नाम मुंह से नहीं बोलना चाहती थी। मैंने फिर मिन्नत की, माँ बता तो सही। सुदागर, उसने झिझकते हुए बताया। वैसे तो अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। तेरा परदादा फौज में था। फौज में? तो और क्या, किसी अंग्रेज अफसर का एहलकार था। उसने मैल जमी ऐनक की दाहिनी टूटी हुई डंडी की जगह डाली हुई डोर पर हाथ फेरा और ऐनक को नाक पर अच्छी तरह टिकाया। हला, उसे मुरब्बा जमीन मिली थी। मामला न चला तो जमीन क्या बना फिर जमीन का? तेरे परदादे को कुछ सियानों ने और कुछ अपनों ने पिला के हाथों में चढ़ा लिया और सारी जदैद हड़प ली। पता नहीं कागजों में क्या क्या लिखवा लिया। दादी ने सारी बात मुख्तसरन सुना के नबेड़ दी, जिसने मेरे मन में भरवां जगह घेर ली। और ये घर? मैंने अपने घर की बात निकाली। ये तो तेरे बाबे की नान का ढेरी है। उसके मामे का कोई बेटे बेटा नहीं था। वो नपोता कहलाने के डर से तेरे बाबे को न्यानी उम्र में ही अपने पास ले आए थे। थोड़े अरसे बाद बाकरपुर पडोरी घर खो गया था। मैंने हिसाब लगाया कि कुदरत का ये कहर 1860 के बाद और 1868 से पहले बरसा होगा। शिवालिक की पहाड़ियों का बरसाती पानी इस नशेब वाले इलाके को बहता है। नतीजे में होशियारपुर जिले के तेज बहाव से बहते इन नालों के बंद टूट जाते हैं और दुआबे के बहुत सारे पिंड उनकी मार तले आ जाते हैं। जिले के इन नालों की बहुत ज्यादा तादाद होने के कारण ये लोक मुहावरा राइज है, 12 खूह ते 18 चो। तकरीबन 3.5 मरलों में बने हमारे इस घर की ना किसी से पीठ लगती है और ना इसकी कोई दीवार किसी से सांझी है। उत्तर की तरफ से मेरे बाबे के मामे के बेटे के घरों को जाती है कच्ची गली। घर के ऊपर यानी पश्चिम की तरफ बड़ा रास्ता और पूरब की तरफ पिंड की बड़ी गली। भारत के समाजी बंदोबस्त के मुताबिक हमारा मोहल्ला भी हमारे पिंड माधोपुर के पश्चिम की तरफ है। सिवाय बाबा छज्जू होरा के एक घर के बाकी सारे घर कच्चे थे। उसकी दक्षिणी तरफ हमारा घर है। पिंड को जाती जट्टों की गली के पहले मोड़ पर पहला घर, जिसकी वजह से उनके साथ खेतों में काम करने के बारे में बात होती रहती। ठाकुरा, बात सुन। भैया फटाफट बाहर के दरवाजे पर जाता। आवाज मारने वाला कई बार मेरी उम्र का मेरे साथ स्कूल में पढ़ता लड़का भी होता। जट्टों के कम उम्र वाले सारे लड़के लड़कियां मेरे भाइये को उसका नाम लेकर बुलाते। बाबों का जीभ लगता है या साधुओं का मेता होगा, बनीब तो हो नहीं सकता। हाँक लगाने वाले का हम अंदर बैठे अंदाजा लगाते। मंत्रियों का बख्शा था, भाइया आके बताता। कहता था कि अगर पक्कों वालों की मूंगफली खुद गई तो मेरे तांगड़ तोड़ दो कल। यूं हम परिवार का नाम बंदे के नाम से पहले लिया करते। दादी अपनी निगाह बाहर वाले दरवाजे की तरफ रखती। कई बार बातों चीतों के दौरान में उससे अपने दादे के बारे में बात छेड़ता कि उसका कुछ पता लगे। वो चुप हो जाती। फिर भाइया बात को सहारा देता। भाई मुझे थोड़ा बहुत होश था। हमारा बापू बहुत काला, बड़ा ऊंचा लंबा और तगड़ा था। यहाँ यहाँ तक दाढ़ा था। बतावें कि उसे बात की भी बड़ी फुर्ती थी। बड़ा मखौलिया था। माँ, कुछ तो भी बोल, मैं बीच में टोक के बोला। माँ तो बाबू पे रोब ही रखती रही है, बोले कहाँ से? भाइये ने बताया। आप अंग्रेजों जैसी गोरी और जवान जो थी, मैंने दादी के पास बैठे बैठे कहा। भैया फुड़की पहने हो, पास बैठ के हुज्जतें करते हो। वो एकदम भड़क उठी।
ऐनक संभालते हुए उसने जूती उठाई। इतने में मैं रफू चक्कर हो गया था। और इस घर में दादी को 7 बच्चे जन्मे, यानी मेरे 3 ताए, 3 बुआ और सबसे छोटा मेरा भाया। यही उसने अपनी 4 बहुओं के सरों से पानी वार के पिया और 2 बेटियों के डोले भेजे। एक बुआ जवानी में बुखार से मर गई थी। मेरी ताइयों की कोखें हरी होती गईं। घर का वेहड़ा न्यानों से भरता गया, या यूं समझो कि सुकड़ता गया। गुजारे की खातिर हमलों के बाद पिंड के एक जट से घर के पास ही जमीन खरीद ली गई। भाइये के हिस्से में मेरी दादी और ये जद्दी घर आया। हमारे घर के पीछे 4 खानों की एक कोठड़ी थी, जो हमेशा अंधेरे से भरी रहती। उसकी छत तोड़े, कड़ियों और सरकंडों की थी। उसके ऊपर चूहे दिन रात चूहन छुपाई खेलते, टुक टुक करते। मट्टी गिरती, हम छीछी करते तो वो फौरन दौड़ के अपने अपने बिलों में छुप जाते। कई बार तो हम उनसे एक तरह खेलने ही लग पड़ते। हमारी कोई भैंस घड़ी मुड़ी दीवार में सींग मारती। दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए भाइये ने अपनी खड्डी की पुरानी तुर दीवार के साथ खड़ी करके लगा रखी थी। वो उसमें सींग और सर से टक्कर मारती। भाइया आधी रात को भी उसे ऊंचा ऊंचा बोलता, तेरी चमड़ी उतार दूं कंजर की मार, अब तो हट जा, सो लेने दे। मेरी कभी आंख खुल जाती तो हैरान रह जाता कि भैंस ने भाइये की बोलबानी पर अमल कर लिया है। कई बार तो भाइया उठ के भैंस से धक्का मुक्की भी करता। जाड़ों में दादी की चारपाई इस कोठड़ी में होती। सारे जानवर इसी के अंदर बांधे जाते। मुतराल की महक दालान तक आती। बकरी छैले की मेंगनियां टप्पे खा के कोठड़ी के दरवाजे की चौखट तक आ जाती। गर्मियों में जब सूरज की आग बरसती, बाहर कौवे की आंख निकलती, तो इस कोठड़ी की ठंड में बैठने सोने का अपना ही मजा होता। बड़ा भाई, ताई का बेटा मोदी और मैं दादी की चारपाई पर रखे लीड़ों पर अध लेटे पड़े रहते। छत से वलिंग के ऊपर रजाइयों और खेसों को झूले की तरह झूंटे देते। दोपहर को यहाँ बैठ के रोटी खाते। अपनी माँ से कहते, सेबो, रोटियों और लून मिर्च की भूख लगी है, दे मामों को रोटियां पका के। हर वक्त हबड़े ही रहते हैं। मैं तो कहता हूँ 2 आलू भोबल में भून के मत्थे मार उनके। भाइया अपनी आदत के मुताबिक कहता। माँ हमें कभी गुड़, राब, अचार या लस्सी के खट्टे के साथ रोटी देती। कई बार हम रोटी छाबे में पड़ने ही न देते और आप ही छतड़ी में जाके तवे से उतरती उतरती रोटी उठा लाते। माँ कहती, जरा सब्र तो करो, हाथ जल जाएंगे, जल्दी काहे की है। घड़ी बाद फिर कहना, सेबो रोटी दे। अपने वाले लोगों की तरह हम माँ को उसके नाम लेके ही बुलाते। सुच्चा झूठा तो हमारे घर के शब्दकोश में था ही नहीं। जाड़ों में और मार्च अप्रैल महीनों में अनाज की बहुत तंगी आ जाती। उसका अकलौता बदल गन्ने के रस की पत से उतारी मैल होता। पिंड से काफी हट के मंत्रियों और तजीबियों के बेले से मैल लेने के लिए कभी बड़ा भाई तो कभी मैं जाता, और कई बार दोनों इकट्ठे। वहां छब्बे पर कई कुत्तों का पक्का डेरा था। जब हम छब्बे के पास मैल के लिए बाल्टियां रखते तो वो एक दूसरे के आगे आगे होते। बाल्टियों में मैल डालने से पहले झोंका एक डोई भर के परे डालता। कुत्ते उसे जल्दी जल्दी अपनी जीभ से चाटते। चुन्नों का साहिब और सोहन बाल्टियों समेत अक्सर बेलने पे ही मिलते। हम छोटी पर लोहे पीतल की बाल्टियों को होशियारी से लेकर आते कि मैल छलक के हमारे पैरों टांगों पर न पड़ जाए। कुत्ते हमारे पीछे पीछे चलते आते। हम पीछे को गर्दन घुमा घुमा के देखते, उनको घूरते हुए आंख दरेरते। हम बाल्टी दोनों हाथों में पकड़ते वक्त दम लेते तो वो भी रुक जाते। हम घरों के पास पहुंचते तो वो वापस लौट जाते। मैल ढोते हुए मुझे बड़ी शर्म आती। सोचता कि किसी पंछी की तरह उड़ जाऊं और अपने घर जा उतरूं। रास्ते में मुझे कोई देखे ना मुझे मिले। जब साथ पड़ता कोई लड़का लड़की मिल जाता तो मैं मुंह दूसरी तरफ करके तेजी से गुजर जाता। मैं अपनी माँ और भाइये को अपने मन की धबधा बताता। भाइया उछल के पड़ता, मामा मैल डकोसते वक्त तो कहता है सारी मुझे दे दे, और क्या तू अकेला जाता है, सारी चमारली लाती है। हम सरों पर मैल की चाटियां अपनी बहनों और दूसरे सकेरी में पहुंचा देते थे। वो थी बसी मोदा और बिजवाड़ा में। जिला होशियारपुर के 2 गांव बसी मोदा और बिजवाड़ा,
जो माधोपुर से 30-34 किलोमीटर के फासले पर हैं। माँ बीच में टोकती, क्यों जबान गंदी किया जा रहा है, और 5-7 साल में उन्होंने उड़ जाना है, खुद ही काम ले लेंगे। फिर सालों ने कटी उंगली पर मूतना भी कि नहीं, यही मामा बिगड़ा हुआ है, बड़े को जहां मर्जी भेज दो, आगे से मना नहीं करता, चुप करके भाग जाता है। इतने में एक दिन बड़े भाई ने तेजी से कहा, अपनी थाली इधर ले आओ। मामा आ गया। हमने फुर्ती से अपनी थालियां छन्ने कोठड़ी में भैंस के लिए बनाई हुई छोटी सी खुरली में टिका के छुपा दिए। उस वक्त मैं चौथी में पढ़ता था, जब हमारा एक आईएएस मामा भरी दोपहर में कार में बैठ के आ गया। अगले साल तो काल ही पड़ गया। दूसरे पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई। लोग अनाज के लिए इधर उधर हाथ मारने लगे। पिंड के सरपंच और लंबड़दार की और ज्यादा पूछ प्रतीत होने लगी। लंबड़दार चाहे करम सिंह था, पर लंबड़दारी उसके घर वाली जयकौर ही करती थी। सारे पिंड में उसका बड़ा असर रसूख था। वो हमारी बरादरी के लोगों का पैसे थेले का हिसाब कर देती। वो मर्दों की तरह बात करती जो जच भी जाती। उसके कहे को लोग आदर से मानते। तंगी के दिनों में वो अनाज उधार पर दे देती। काल के बाद भी हम पर और हमारे लोगों पर पड़ी मुस्तकिल भुखमरी की आफत के कारण मैल पीने का सिलसिला कई साल तक चलता रहा, चाहे मैं हाई स्कूल की आखिरी जमात में भी हो गया था। जटों के नयाने और मेरे साथी हमें मैल पीने वाले लोग कहते। जब कभी तू मैं हो जाती तो वो चमार मादे यार जैसे कटीले फिक्रे बना के कसते। हम में से कोई जना भी तीखा विरोध न करता। गर्मियों में कोठरी ठंडी रहने का कारण कच्ची दीवारें और पिंड के अंदर को जाती गली की नाली और बरसातों के हरल हरल करते पानी से बचाव के लिए जो दीवार के साथ मट्टी की एक बड़ी ऊंची खनक बनाई हुई थी, जिसके ऊपर हरी और घनी घास फैली थी। जैसे किसी लॉन में मट्टी को ऊंचा नीचा आकार देके एक खास शक्ल में उसारा होता है। बरसातों में इस तरफ की दीवार को सैलाब ऊपर तक चढ़ जाता, जिसकी हबक नाक में चढ़ती। सावन की झड़ियों के दौरान हमारे घर की छत पर भरवी हरियाली हो जाती। 1.5 फुट के करीब ऊंचा डेला, फुंदनों वाली घास समेत बिछवा बूटी फैल जाती। थोड़ी दूर से किसी और छत से देखने पर यूं लगता जैसे बरसीन के दो क्यारे हों, क्योंकि दालान और कोठड़ी की छत चाहे बराबर बराबर थी, पर बीच की छोटी सी मुंडेर उनको एक दूसरे से अलग करती थी। चींटियों ने काफलों के रूप में छत के नीचे ऊपर आने जाने के लिए दीवारों में से बेरोक टोक रास्ते बना रखे थे। जब मूसलाधार मींह बरसता तो छत में से पानी की धारें बहने लगती। हम टपकने वाली जगहों पर बड़े भांडे रखते। जहां कहीं टिप टिप होती वहां कोलियां, बाटियां और गिलास रख देते। कई बार घर के बर्तन भी पूरे न पड़ते तो टपकते पानी से जगह जगह खुतियां पड़ जाती। पानी दालान के अखलोते पश्चिमी तरफ के दरवाजे की चौखट के पास नीचे की जगह में भर जाता। मैं बड़े भाई के साथ उसको चुल्लुओं में भर भर के बाहर छिटकता। इस दौरान कभी मुझे या बड़े भाई को तेज मींह और आंधी में छतड़ी के ऊपर की टपकन रोकने के लिए झुग्गा उतार के चढ़ाया जाता। मैं छत के बनेरे के पास नीचे को मुंह करके पूछता, हो गया बंद? नहीं, अभी नहीं, घर का कोई जी ऊंची आवाज में बताता। ले ये थोहा रख। भाया आंगन में से गीली मट्टी मल के पकड़ाता। सालों बतेरी बहन मरवा ली, अब तो बस कर। भाया मी और भगवान पर अपनी भारी भारी गालियों की बौछार करता। क्यों बकवास कर करके मुंह गंदा करे जा रहा, हम भी बाकी सबके साथ ही हैं, तेरे कहे से हट जाएगा भला, माँ भाइयों को समझाने वाले लहजे में कहती। पूरब पासे के सारे घर पक्के हैं, हम उनके साथ कैसे मिल गए? वो 2 कनाली जमीन गिरवी कर दें तो और पक्का कोठा डाल सकते हैं। फिर जरा रुक के कहता, मेरा तो इरादा है कि वेहड़े में झोंपड़ी डाल लें। झोंपड़ी भी डाल ले, जो बिद माता ने हमारे कर्मों में ही यही कुछ लिखा है, तो फिर क्या करना, माँ दिलासा देती। साली बिद माता का कहर बरसात सूखे में हमारे ऊपर ही गिरता है, बाकी मुल्क भी तो यहीं बसता है, चल दफा कर। भैया दरवाजे में से बाहर निकल के आस के साथ बताता, बादल फट गया है सेबो, अब नी हल्का हो जाना है। एक बरसात के दौरान आंगन में बाजीगरों की कुली जैसी सरकी लगाई गई।
टपकन की वजह से अंदर बैठने खड़े होने की जगह ही नहीं बची थी। भाइयों को जैसे कुछ याद आ जाता, उदास सा होके कहता, हमने आदमपुर की नहर पाट दी, अम्ब के ठाणे तक सड़क बना दी, पर मुझसे साला 4 खाने का कोठा न डाला जा सका। थोड़ी देर बाद वो चारपाई के नीचे से रंबा दरांती निकाल के छत पर चढ़ाता, सारे चेहे की खुदाई कटाई करता, मी की किनमिन की तरह अपनी शब्द बरखा जारी रखता। वो घास और बूटियों को जड़ों से उखेड़ डालता, साथ ही बेहया गालियां। कैसे 4 दिनों में ही मिल गया मां का कसम। जब कड़ाके की या बादल भरी धूप लगती तो पिंड की तरफ वाली दीवार हर साल या दूसरे साल गिर पड़ती, साथ ही एक खाना छत भी। साथ वाले खाने के तिड़के शहतीर के नीचे की टेक किसी भरोसे की शादी भरती तो दिखाई देती, पर पारे की तरह डोलते हमारे दिल का धड़का न जाता। गिरे हुए मलबे में से निकलकर अनगिनत चूंटियां, ततैये, टिड्डियां, कनखजूरे और छिपकलियां दौड़ दौड़ के छुपते। पिंड के लोग हमदर्दी करते, चल ठाकुरा, दीवार तो फिर बन जाएगी, शुक्र करो जाने बच गई। कभी कोई दीवार गिर पड़ती तो कभी कोई। जिस साल कोठे की दीवार न गिरती तो वेहड़े की 4 दीवारी ढह जाती, जिसको जमीन बरोबर कल्लर ने खा लिया होता, और वो ऊपर के हिस्से से काफी पतली हो जाती। भाइया फिर मिट्टी के गड्ढे भर के ले आता, भित कुट होते। फटाफट बाहर निकल आओ, बीच की शतीरी बह गई है। भाइये ने एक बरसाती रात की सुबह को पो फटने से पहले ही हमें खबरदार करने के लिए ऊंची दुहाई डाल के कहा। मिनटों में ही सारा वेहड़ा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। रब का शुक्र करो कि जाने बच गई। ठाकुरा, अब सतीरों से कोयले निकाल ले जैसे तैसे, कोई सलाह देता। भाइया बोलियां के सुरजीत सिंह से गरज मुताबिक पैसे लेने के लिए भोगपुर जाके पर नोट पर अंगूठा लगा आता। सुरजीत साहूकारा करता था। उसकी बड़ी बहन जवाली गली में से गुजरती तो हम सारे न्याणे उसके पीछे जाके एक सुर में कहते, जवालिये के चरखे को गेड़ा। वो बिन ब्याही थी और अमृत चक्के नहंगों वाला बाना पहनती थी। वो ईंट रोड़ा उठा के धमकाती पर कम ही मारती, कहती, तुमसे जवाला सिंह नहीं कहा जाता, मैं अब नहंग नहीं लगता। बरसात के बाद दोशहरे के आसपास हमारे घर के आगे बहुत पीपल तले गधे रींगते, साथ ही हौका सुनाई देता, गोलू मट्टी ले लो, गोलू मट्टी। बुढ़ियों का झुरमट पड़ जाता। भाव तय होने में कितनी ही देर लग जाती। पहाड़ की तरफ से आया बारू चमार या ब्यास पार से आया फेरी वाला घमियार बताता, बहने, इस खोती की दोनों खिरचियां रास्तगों में खाली करके आया हूं। मेरी माँ समेत मोहल्ले की मेरी चाचियां ताइयां गोलू खरीद लेती। माँ ने पहले ही गिरी हुई पिपड़ियों की जगह को मट्टी के थोबे लगा के भर और लेप रखा होता। उसको बाकी दीवार के साथ हमवार और एक जैसा किया होता कि बहुत बार तो पता ही न लगता कि पिपड़ी कहाँ से गिरी थी, जहाँ से ईंटों की चुनाई वाली सामने वाली दीवार नंगी हो गई थी। जब वो इस पर गोलू मट्टी का दोहरा पोचा मार लेती तो थोड़ी देर बाद अपने आप से कहती, चल मुन्ना, दीवार भी सूख गई और ले भी ठंडे हो गए हैं। फिर वो तवे की पिछली तरफ की कालोंस पर अपना गीला किया हुआ हाथ घिसाती और ठा ठा मार के दीवारों पर छापती। मैं उसकी नकल करता तो अपने छोटे छोटे हाथों की छाप देख के खुश होता। इतने में भाइया कभी कभी बाहर से आंगन में आ जाता। ले नजर टिपार का काम भी मुक गया। माँ की ये बात सुन के भाइया मुस्कुराता। उसके बारीक और छोटे दांत खुद ब खुद नंगे हो जाते। साले, इस कोठे का हर साल झंझट होता है, पता नहीं कब इससे छुटकारा होगा। भाइया अंधेरे के साथ कच्चे कोठे की अमक कहानी को समेटता। सदा दिन एक से नहीं रहते, माँ ढलते सूरज की किरणें पकड़ने लगती। कोठरी के एक कोने में मेरी माँ की जहेज वाली छोटी पेटी होती, जिस पर मोर मोरनियाँ, उनके बच्चे, फूलदार बेलें और दूसरे बूटे बने होते थे। ये सलेटी, हरे, लाल और कासनी रंगों से चतेरे हुए थे। उस पेटी में एक और संदूकची रखी होती, उस पर भी ऐसी ही चित्रकला थी। जब मेरी माँ पेटी खोल के उसमें से कोई चीज़ निकालती तो कई बार मैं और बड़ा भाई उसके पास होते। हमारी नज़र दादी और माँ के सौफ के काले घघरों पर पड़ती। हम उन्हें फैलाते तो वो तंबुओं जितने हो जाते।
सरकंडों की तीलियों पर रंग बरंगे धागों से फुलकारी नुमा कढ़ाई वाला बड़ा हाथ पंखा दिखाई देता। उसे निकाल के हम बारी बारी चलते। उसके 3 तरफों पर गुलाबी कपड़े की झालर लगी होती थी। डंडे वाली तरफ उसके ऐन बीच में चौरस आकार वाली जगह बड़ी जुगत से डंडा हाथ में पकड़ने के लिए छोड़ी हुई थी। जब जोर से झल मारते तो दालान की पैरों तले की मिट्टी उड़ने लगती। ब्याह या किसी अखट के वक्त ये पंखा पिंच के कई घरों में जाता। कोरियों और पालों में बैठे बराती या अखट पे आए लोग उसकी हवा लेते। पेटी के पास ही बड़े मट, घड़े, तोड़ी, कुज्जे, वलनी, झिकरी वगैरह की टेकन लगी होती। उनमें भांत भांत का अनाज, गुड़, शक्कर, दालें, रोटियों के सुखाए हुए टुकड़े होते। सबसे ऊपर वाले भांडे में भाइया देसी शराब की बोतल छुपा के रखता। जब कभी वो घूंट लगा लेता तो अपनी छोटी छोटी मूंछों पर हाथ फेरता, बीड़ी पीता, माँ से कहता, तेरी बात सही है कि दिन फिर जाने हैं। तगड़े होके इन दोनों ने खुद बोझ उठा लेना है। सेबो, मैं धर्मे धर्मी कहता हूँ कि तेरी बातों से मेरा हौसला बढ़ जाएगा। पेटी के साथ ही एक कच्ची कोठी थी जिसमें बहुत सा निकसिक पड़ा होता। कोठी की घई में दादी पिंड की जट्टियों से मिला गुड़, शक्कर या राब की भरी कटोरी रखती और उसकी छोटी खिड़कियों वाली कुंडी को बड़ा ताला लगा के कुंजी अपने दुपट्टे की लड़ से बांध लेती। कई बार वो दिए की लौ की मदद से कोठी में से चीजें टटोलती। कोठी के नीचे और ऊपर भाइये का जूतियां बनाने वाला सामान होता, जिसमें कवाई, कलबूत, रंबी, कुंडी, फरमे, जमूरा और हथौड़ी थी। मैं कई बार इन औजारों से खेलता। भाइया झुरझुरी से लेके उन्हें मुझसे छीन लेता और गालियां निकालता। ये औजार हमसे कई पड़ोसी जाट और झीर मांग के ले जाते। वो कीले मेखे खुरियां आप ही ठोंक जड़ लेते। अगर मैं उस वक्त भाइये से लाहौर में पूरा काम सीख लेता तो कारीगर बन जाता। शहर में किसी दरख्त तले बैठ के रुपए रोलता जाता। अब की तरह जट्टों का मोहताज तो ना होता। इन औजारों को देख के भाइया अपनी दास्तान किसी फरियाद की तरह शुरू कर लेता। कोठी के आगे एक कोने में चक्की होती, जिसमें छोटा सा था तो मेरी माँ इस पर पूरे टब्बर के लिए आटा पीसती, साथ साथ गाती, पुत्तां देंदा बाबुल महल तिमाड़ियाँ, धियां नू देंदा देस पराए, वे मेरे धर्मिया बाबला। वो अपने नए जापे से पहले ही अपने लिए सौंफ, सूंठ, छोले, कनक और हर चीज़ पीस के रख लेती। बाद में भाइया उसे भून के देसी घी में मिलाता। हम उसको गुज्जा कहते। ऊपर तले जन्मी मेरी बहनों और भाई के पैदा होने के वक्त ये खुराक खाने को मेरा भी दाव लगा रहता। गर्मियों की एक साकित दोपहर को भाइया किसी जट के खेत में आधी दिहाड़ी लगा के घर आया। उसके बाएं कंधे पे साफा लटक रहा था और उसके ऊपर कुल्हाड़ी थी। माँ चारपाई पर कुछ ही देर पहले जन्मी मेरी दूसरी छोटी बहन के साथ लेटी हुई थी और सर के गिर्द दुपट्टा लपेट रखा था। मैं पास ही खेल रहा था। भाइये ने दालान में घुसते ही आंख से इशारा करते हुए मुंह से भी पूछा, क्या हुआ? कुड़ी, माँ ने बताया। दूर फिटे मुंह तेरा। मुंडा जन्ना मेरे बस की बात है भला। माँ ने बेबसी जैसी बात की। मुझे लगा कि भाइया अब के लड़के की आस रखता था। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और तेजी से खुरे की तरफ हाथ मुंह धोने चला गया। पर मुझे रूई जैसी नर्म छोटी दोनों बहनें अच्छी लगती। मैं उनको कभी गोद में उठाता, कभी कंधे पर बिठाता, लाड करता और गुदगुदियाँ करता, चींची करके हंसाता। वो भी आगे से हुंकारे भरती। मैं उन्हें झूठे देने के लिए उतावला रहता। माँ ने जब लीड़ा कपड़ा, पोतड़ा या चूल्हे चौके में कोई काम करना होता तो दालान अंदर हमेशा बिछे रहने वाले अपने जहेज वाले बड़े कुंजे की बासी से अपने दुपट्टे या परने की झोली बनाती। वो मेरी नई जन्मी छोटी बहन को उसमें डाल देती। मुझसे कहती, पुत्र इसको झूला झुलाता रहे, रोए ना, मैं दाल पकाने को चढ़ा दूं, 7 कुएं से 2 डोल पानी के भर लाऊं। मेरी माँ को मेरी तीसरी बहन के पैदा होने के बाद सोत की तप चढ़ गया, जो होते होते मायादी बुखार में बदल गया। उसके सर के बाल झड़ने लगे और 1.5 महीने में बहुत ही छिद्रे हो गए। फिर गंज पड़ गया। वो सर पर दुपट्टा या पन्ना बांध के रखती। उसके दुबले हुए शरीर के कारण मुंह और आंखें ड्राउने से हो गए। बुखार टूटने में ही नहीं आ रहा था। सियानियां बुढ़ियां आती पूछती, गंगू दाई क्या कहती है ठाकुरा? जैसा वो कहती है वैसा ही करता जा।
بھائیا ہم میں سے کسی سے کہتا، یہ موڑھا چاچے کو دے۔ باسمتی کی پرالی کے موڑے وہ خود ہی چورس یا گول آکار بنا لیتا۔ پہلے وہ پرالی چھانٹ کے اس کی میٹھیاں گوندا کرتا تھا۔ کھدالے والے چرنجی لال کے پاس کروا لے کے گیا تھا پرسوں، کہتا ہے ماتا نکل آئی ہے۔ ہم تو پہلی باری کا تاپ ہی سمجھتے رہے۔ بھائیا خبر پوچھنے آئے بندوں دیویوں کو بتاتا، اس کا منہ فکر سے لٹک سا جاتا۔ ابھی تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی، رب آرام دے گا۔ سیبو حوصلہ رکھ، دیہ کو روگ لگتے ہی رہتے ہیں، تگڑی ہو، اٹھ کے نیانے سنبھال۔ محلے کی کوئی سیانی بوڑھی اپنی پھٹی شلوار کو سنوارتی، جس میں سے اس کے کالے گھٹنے میلے کپڑوں سے میل کھاتے دکھائی دے رہے ہوتے۔ بزرگ عورتیں میری ماں اور بھائی کو دلاسا دیتی اور مشورے بھی۔ اٹھنے لگتی تو اشیر بات دیتی، ٹھاکرا گھبرانا، رب بھلی کرے گا، جو ماتا ہے تو پرہیز رکھ۔ ان کے جانے کے بعد بھائیا ہاتھ ملتے ہوئے کہتا، رب بھی ہمارا امتحان لینے پر تلا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ دلیدر کب تک رہے گا۔ دھیاڑی دھوپ سے بھی گھر بیٹھ گیا ہوں، کتنی دیر ادھار پکڑ پکڑ بتا لیے جاؤں۔ کبھی کہتا، سیبو جیسے تیسے جھگے کو 2 تروپے لگا دے، دیکھ کتنا لگار آ گیا پسینے سے، کھدا ہو کے۔ ادھر ہم اپنی بہن کو دودھ چمچیوں سے پلا کے خوش ہوتے، وہ کلکاریاں مارتی۔ بھائیا ہنس کے ماں کو بتاتا، دیکھ سیبو، بکری کا دودھ پی پی کے کیسی پھٹتی جاتی ہے، ایویں نظر نہ لگا دینا۔ کیا خبر اسی دھی دھیانی کر کے میری جان بچ چلی ہے، ماں مسکرا کے آہستہ سے کہتی۔ جب میری یہ بہن 5-6 سال کی ہوئی تو ایک دن وہ سر میں کھجلی کیے جائے، ماں نے سوچا جوئیں پڑ گئیں۔ اس نے اس کے بالوں میں باریک کنگھی پھیر کے ڈھونڈا، کچھ نہ دکھا۔ ہلکے سے بخار کے دوران بھی کوسے پانی سے اس کے سر کے بال دھو دیے۔ سر کے بیچ تھوڑی سی جگہ خشک اور پھولی ہوئی تھی، ماں نے وہاں ہاتھ لگایا تو وہ پل پل کر رہی تھی۔ اچانک ناخن لگنے کی دیر تھی کہ ماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بھائیے کو اونچی آواز میں پکارا، وہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آوازیں دیے جاتی ہوں۔ کیا مصیبت پڑ گئی تجھے؟ بھائیے نے اندر سے کہا۔ لڑکی کے سر میں کیڑے کل بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے ہم سب جنے ہکا بکا رہ گئے۔ سر دیکھا تو انگوٹھے کی داب جتنی جگہ موٹے کیڑوں سے بھری پڑی تھی اور 2-1 باہر بھی نکل آئے تھے۔ جلدی سے پانی گرم کر، بھائیے نے ماں سے کہا۔ بھائیے نے گرم پانی سے بلجندر کا سر دھو دیا، جھاڑو کے سینک سے کیڑے نکالے جو ایک سفید سے تنتو جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ پھر بھائیے نے ڈاکٹر کی طرح مجھے حکم دیا، گوٹ وہاں آلے سے فرنیل کی بوتل اٹھا لا جس سے گائے کی پچھاڑی کے کیڑے دھوتے ہیں، کچھ عقل کر، اسے بھوگپور لے جا، ماں نے بھائیے کو صلاح دی۔ بھائیا بلجندر کو سائیکل پہ بٹھا کے موگا سوگڑ فارمیسی والوں کے ہاں پٹی کروانے چلا گیا۔ بعد میں اپنی اس بہن کی پٹی کروانے کے لیے جاتا رہا۔ میری حیرت کی اس وقت کوئی حد نہ رہتی جب ڈاکٹر کیڑوں والی جگہ پر پڑ گئی موری میں دوائی لگی 1.5-2 پٹیاں کینچی چمٹی سے ٹھونس دیتا۔ ہر تیسرے دن پٹی کرانے کے باوجود زخم بھرنے میں مہینہ لگ گیا۔ جب وہ پوری طرح تندرست ہو گئی تو ماں نے روشن شاہ ولی کے روڑے چڑھا کے سکھنا اتاری۔ برساتوں جاڑوں میں ہم دالان میں سوتے، کوٹھڑی دالان والی بیچ کی دیوار کے آلے میں رکھے دیے کی لو میں ہم دونوں بھائی پڑھتے اور ایک چارپائی پر سوتے۔ ایک بار دیوالی کے 5-7 دن بعد جب بڑا بھائی پڑھ رہا تھا تو میرے ٹہوکے مارے جائے، منہ سے کچھ نہ بولے، میں پھر سو جاتا۔ آخر اس نے رگ کی چپیڑ ماری اور ہولے سے بولا، وہ دیکھ سانپ روشن دان میں سے آیا ہے۔ ہم گھبرا گئے پر چارپائی سے نہ اترے۔ اس کالی سیاہ چمکتی کھال والے پھنیر ناگ نے اپنی پونچھ کا بال کیلنڈر لٹکانے کے لیے گڑی کیل میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے چوڑے پھن سے بہت سارا دیوار سے آگے خلا میں آ جاتا۔ ذرا دیر بعد وہ زمین پر اتر آیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ پھر وہ پھرتی سے کوٹھڑی میں گھس گیا۔ ہم نے بھائی ہوراں کو جگایا۔ ابھی جانور اندر باندھنے شروع نہیں کیے تھے۔ ہماری افراتفری اور اونچے بولوں کو سن کے آس پاس کے لوگ اٹھ بیٹھے۔ تایوں کے بیٹے بھی آ گئے۔ انہوں نے کوٹھڑی میں سے سارا نکسک اور اپلوں کو نکال کے ویڑھے میں رکھ دیا۔ وہ سانپ کو بچ بچ کے ٹوہتے، چھت کی کڑیوں میں ڈانگیں مار مار کے جانچتے، بانسوں کی کڑیوں میں ڈنڈے ڈال ڈال کے دیکھتے
کہ ان کی خالی پوروں میں نہ گھس گیا ہو، پر کچھ بھی پتہ نہ لگا کہ سانپ گیا کدھر۔ ویڑے میں کسی نے کہا، لڑکوں کو بھلیکا لگ گیا لگتا ہے۔ کوئی کہتا، اب اتنے نیانے تھوڑی ہیں، اور پھر دیا جل رہا تھا۔ کسی نے کہا، بھائی ساری دھرتی ان کی ہے اور دھرتی پناہ دیتی ہے ان کو، پھر بھی چوکھٹوں کے آگے راکھ چھان لو اور گگال جلا دو، خود ہی سویرے پتہ لگ جائے گا، اگر لیک لگ گئی تو۔ کیوں ٹھاکرا؟ راکھ چھاننے کے بعد بھائی نے دو ٹوک کہا، وہ آدھے گردوارے میں تو بن چڑھا ہے، جب تک چیونٹیوں، اکڑیوں، ٹھوہروں، بانسوں، جھاڑ جھنکار کا سوایا نہیں ہوتا تب تک اسی طرح رہے گا۔ دیکھا نہیں گلو کہاں سے ملا تھا؟ گردوارے کی چار دیواری کے طور پر کنٹیلے پودوں اور پیڑوں کی باڑ کی ہوئی تھی۔ دراصل یہ باڑ سینہوں، سانپوں، گوہوں اور نیولوں کی بڑی سی پناہ گاہ تھی۔ راجپور کے سانسی اپنے شکاری کتوں کی فوج کے ساتھ آتے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈانگیں اور کھدالیں ہوتی۔ وہ پھرتی سے شکار پر چھپٹنے کے لیے کتوں کو ہشکارتے، منہ سے ہلا ہلا کرتے اور الگ الگ آوازیں نکالتے، ہالا لالا مچاتے۔ پلوں میں ہی ان میں سے کسی کے کندھے پر رکھی ڈانگ کے سرے پر سیہ یا گو لٹکے ہوتے۔ خیر اگلی صبح کو سانپ کی کوئی لکیر نہ ملی۔ میں ڈر کا مارا کئی دن کوٹڑی کے اندر نہ گھسا۔ اگر دن کے وقت بھی کسی کام سے جاتا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور ٹانگیں کانپنے لگتی۔ کچھ دن بعد سب کچھ عام جیسا ہو گیا۔ ماں پہلے کی طرح تڑکے دودھ رڑکتی ہوئی گانے لگی تھی، سننی مائے میریے دھیاں کیوں دیتیاں دور، سننی مائے میریے۔